नमस्कार। आज हम अपने स्रोतों के आधार पर प्राचीन भारत के दो महत्वपूर्ण कालों, ऋग्वैदिक और उत्तरवैदिक, इनके बीच जो बदलाव हुए उन पर जरा गहरी बात करेंगे। हमारा मकसद है लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के दौरान समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, धर्म, इन सब में जो बड़े फर्क आए उन्हें समझना। और हाँ, खास तौर पर यह भी देखेंगे कि इस पूरे समय में महिलाओं की स्थिति कैसे बदली। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। स्रोत बताते हैं कि ऋग्वैदिक काल मतलब करीब 1500 से 1000 ईसा पूर्व वो एक शुरुआती दौर था वैदिक समाज का। उस समय का समाज कह सकते हैं काफी हद तक कबीलाई था, परिवार और वंश पर आधारित। वर्ण व्यवस्था के बीज दिखते तो हैं, पर वो कठोरता नहीं थी जो बाद में आई। हाँ बिल्कुल, वो शुरुआती रूप था। और राजनीतिक इकाइयां भी छोटी छोटी थीं, जन कहते थे जिन्हें। और मुखिया मतलब राजन, उसका चुनाव अक्सर उसकी योग्यता, उसकी बहादुरी के दम पर होता था। जी। और सभा समिति जैसी परिषदें भी थीं जिनका जिक्र मिलता है। सही। लेकिन फिर जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं, यानी लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व, तो तस्वीर काफी बदल जाती है। अच्छा। कैसे? सामाजिक ढांचा कहीं ज्यादा जटिल हो गया। वो जो वर्ण व्यवस्था थी वो अब जन्म पर आधारित हो गई और बहुत कठोर भी। ब्राह्मणों और क्षत्रियों का वर्चस्व साफ तौर पर बढ़ गया। और एक दिलचस्प बात जो स्रोत बताते हैं वो ये कि जैसे जैसे खेती बढ़ी, व्यापार बढ़ा, समृद्धि आई, हाँ। तो संसाधनों पर नियंत्रण महत्वपूर्ण हो गया। और शायद इसी वजह से वर्ण व्यवस्था और ज्यादा पक्की होती चली गई। समझ गया। तो सामाजिक जटिलता बढ़ी और राजनीतिक स्तर पर क्या बदलाव हुए? राजनीतिक रूप से भी बड़ा बदलाव आया। वो जो छोटे कबीलाई जन थे ना, हाँ। उनकी जगह बड़े क्षेत्रीय राज्यों ने ले ली। पहले जनपद बने, फिर बाद में महाजनपद। अच्छा, मतलब राज्य बड़े हो गए। बिल्कुल, राजतंत्र ज्यादा संगठित हुआ, राजा की शक्ति बढ़ी, बाकायदा एक प्रशासनिक व्यवस्था विकसित हुई। मंत्री, अधिकारी, ये सब गांव तो थे ही, लेकिन अब नगरों का भी विकास होने लगा था। जाहिर है, जब समाज और राजनीति बदली तो अर्थव्यवस्था कैसे अछूती रहती? ऋग्वैदिक काल तो हमने सुना है ज्यादातर पशुपालन पर निर्भर था। हाँ, पशु ही उनकी मुख्य संपत्ति थे। बिल्कुल, कृषि थी पर सीमित थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में? उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन गई। ये एक बड़ा शिफ्ट था। स्रोतों में लोहे के हल के इस्तेमाल का जिक्र है, सिंचाई की बेहतर तकनीकें आईं। अच्छा, लोहा आ गया था। हाँ, और इससे खेती का बहुत विस्तार हुआ, व्यापार भी बढ़ा, नए नए रास्ते खुले। पशुपालन तो चल ही रहा था, पर अब जमीन का महत्व बहुत ज्यादा हो गया। और इसी वजह से शायद अमीर गरीब का फर्क भी बड़ा होगा। हाँ बिल्कुल, समाज में वो आर्थिक भेद ज्यादा साफ नजर आने लगा। ये जो आर्थिक और सामाजिक जटिलता आई, इसका असर धर्म पर भी पड़ा होगा जरूर। ऋग्वैदिक काल के देवता तो सीधे साधे प्रकृति के देवता थे, इंद्र, अग्नि, वरुण। जी, और यज्ञ भी अपेक्षाकृत सरल होते थे। ऋग्वेद हमें उसी दौर की झलक देता है। सही। जबकि उत्तर वैदिक काल में आप देखें तो यज्ञ बहुत ज्यादा विस्तृत और जटिल हो गए। उनमें पुरोहितों, खासकर ब्राह्मणों की भूमिका बहुत ही अहम हो गई। मतलब कर्मकांड बढ़ गया। हाँ, कर्मकांड और अनुष्ठान बहुत बढ़ गए। और इसी दौर में बाकी 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनका संकलन हुआ। अच्छा। और साथ ही एक बड़ा वैचारिक बदलाव भी आया उपनिषदों के साथ। ये वो ग्रंथ हैं जिनमें यज्ञों से हटकर आत्मा की प्रकृति क्या है, परम सत्य यानी ब्रह्म क्या है, मतलब दर्शन की तरफ झुकाव। बिल्कुल, इन गूढ़ दार्शनिक सवालों पर गहरा चिंतन शुरू हुआ। देवताओं की संख्या जैसे कम हुई और एक तरह की एकात्मकता की सोच उभरी, वो एक परम सत्य की खोज। ये तो बहुत दिलचस्प है। अच्छा, अब जरा महिलाओं की स्थिति पर आते हैं। ये एक बहुत ही अहम पहलू है। स्रोत बताते हैं कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को ज्यादा सम्मान था, स्वतंत्रता भी थी। हाँ, ये बात काफी हद तक सही है। उस दौर में महिलाओं की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर थी। वे यज्ञों में भाग ले सकती थीं, उन्हें शिक्षा का भी अधिकार था। गार्गी, मैत्रेयी, अपाला जैसी विदुषी महिलाओं के नाम भी हमें मिलते हैं। तो फिर उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? यहीं पर एक तरह का विरोधाभास दिखता है। उत्तर वैदिक काल में जब समाज ज्यादा संगठित हुआ, आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ, तब महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। गिरावट क्यों? इसके कई कारण हो सकते हैं। समाज के नियम ज्यादा कठोर हो गए, खासकर शादी ब्याह से जुड़े नियम। ब्राह्मणवादी व्यवस्था का प्रभाव बढ़ा।
उनकी शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में जो भागीदारी थी वो कम हो गई। उन्हें संपत्ति के अधिकार से भी धीरे धीरे वंचित किया जाने लगा और धार्मिक अनुष्ठानों में भी उनकी भूमिका काफी सीमित कर दी गई। विधवा पुनर्विवाह पर भी रोक लगने लगी। लेकिन क्या ये तस्वीर बिल्कुल एक तरफा है? मतलब क्या उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के प्रभाव या उनकी स्वतंत्रता के कोई उदाहरण नहीं मिलते, भले ही कम हो? देखिए, जो मुख्य धारा है, खासकर अगर हम नियमों और स्मृतियों को देखें तो वो गिरावट की तरफ ही इशारा करती है। हो सकता है लोक कथाओं में या कुछ और संदर्भों में अलग झलक मिले, पर मोटे तौर पर निष्कर्ष यही निकलता है कि सामाजिक जटिलता बढ़ने का और व्यवस्था के मजबूत होने का असर महिलाओं की स्वतंत्रता पर अच्छा नहीं पड़ा। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ऋग्वैदिक समाज कैसा था? सरल, कबीलाई? हाँ, सरल, कबीलाई, पशुपालक केंद्रित समाज था। सामाजिक नियम उतने कठोर नहीं थे और महिलाओं की स्थिति भी बेहतर थी। और उत्तर वैदिक काल? और उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये एक जटिल कृषि प्रधान समाज बन गया। इसमें सामाजिक वर्ग ज्यादा स्पष्ट हो गए, राजनीतिक और धार्मिक संरचनाएं ज्यादा संगठित हुईं, लेकिन वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई और महिलाओं की स्थिति दुर्भाग्य से कमजोर हुई। और यही वो बदलाव थे जिन्होंने आने वाले भारत के इतिहास और समाज की नींव रखी। बिल्कुल। और यहीं पर सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल भी उठता है कि ये जो हजारों साल पुरानी सामाजिक संरचनाएं हैं और ये जो बदलाव हुए, इनकी गूंज आज के भारतीय समाज में किस हद तक महसूस होती है, खासकर जब हम सामाजिक बराबरी की बात करते हैं या परंपरा और आधुनिकता के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं। बहुत गहरा सवाल है सोचने के लिए। जी धन्यवाद। हम हैं दिग्विजय सिंह और संगीता, आपके पॉडकास्टर।